बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी शीला और बेटी राधा रहती थी। रमेश के घर से थोड़ा दूरी पर एक ढाबा था जिसमें रमेश नौकरी किया करता था। रमेश का काम वहाँ तंदूर पर नान बनाने का था। एक दिन जब रमेश तंदूर में नान लगा रहा था, तभी वहाँ उस ढाबे का मालिक आ जाता है। कल मेरे दोस्त विनोद के घर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। उसे तुम्हारे हाथ के ही नान बनवाने हैं। वैसे उन्हें करीबन 200 लोगों का खाना बनवाना है, तो तुम सुबह ही वहाँ चले जाना। और तुम्हें जो ठीक लगे उसे साथ ले जाना, ठीक है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बिल्कुल समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, तो बस खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, कल के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मालिक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगा। पास में ही खड़ा मनोहर सारी बात सुन रहा होता है और उसे रमेश से बहुत ही चिढ़ हो रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मालिक हमेशा की तरह फिर से रमेश को ही फंक्शन में भेज रहा है। मालिक, मैं वो ये बोल रहा था कि कुछ दिन बाद रमेश की बेटी की शादी है, तो उसे और भी बहुत काम होंगे, तो क्यों ना मैं उसकी जगह फंक्शन में चला जाऊं। अच्छा, अरे रमेश, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। मैंने तो उसे छोटी सी थी तब देखा था। चलो, उसकी शादी अच्छे से करना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? पर मालिक, वो कल का फंक्शन। अरे, मैं सब देख लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। चलो, तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है। और वैसे भी उसे बस तुम्हारे हाथ के नान ही चाहिए, समझे? अब तो मनोहर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो रमेश को उस ढाबे से कैसे निकलवाए, क्योंकि पहले ही उसने रमेश को काम से निकलवाने की हजारों कोशिशें की हुई होती हैं, पर वो उसे कभी निकलवा नहीं पाता। पूरा दिन मनोहर बस रमेश को देख देख कर किलसता ही रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश भी अपने घर आकर अपनी पत्नी शीला को सारी बात बताता है। कल मुझे मालिक अपने दोस्त के घर भेज रहे हैं। वहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और पता है, उनके दोस्त ने मुझे पिछली बार भी खुश होकर मुझे अलग से 5,000 रुपए दिए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे ही राधा की शादी नजदीक ही है, तो हमें तो बड़ी ही मदद हो जाएगी। भला हो ऐसे मालिक का। अगले दिन रमेश काम पर निकल जाता है और टाइम से अपने मालिक के दोस्त के घर पहुंचकर काम शुरू कर देता है। घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा होता है जहां पर रमेश अपना तंदूर लगा लेता है। उसके साथ मनोहर और कुछ और लोग भी आए हुए होते हैं जो बाकी का खाना बनाने में लगे हुए होते हैं। जल्द ही सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही स्वाद है। खासकर ये नान, ये तो बड़े ही खस्ता हैं। भाई वाह। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नान तो वाकई बहुत स्वाद है। मेरे एक दोस्त का ढाबा है, तो ये सब खाना उन लोगों ने ही बनाया है और ये नान तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैंने रमेश को खास बोलकर बुलवाया है। ये रमेश कौन है? अरे, जिसके हाथों के नान आप खा रहे हो वही रमेश है। ओह, अच्छा, अगले हफ्ते तो मेरी बहू का भी गोद भराई का फंक्शन है, तो मैं भी रमेश को ही बुलवाऊंगा। मनोहर वहीं आसपास ही खड़ा होता है और वो रमेश की इतनी तारीफ सुनकर बहुत ही आग बबूला हो जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा और सब रमेश की तारीफ किए जा रहे हैं, पर वो कर भी तो क्या सकता था। काफी रात हो जाती है, सब मेहमान भी चले जाते हैं। उसके बाद सब खाना बनाने वाले भी अपने अपने घर निकलने लगते हैं। रमेश अभी भी अपने तंदूर में नान ही लगा रहा होता है कि अचानक पीछे से मनोहर आता है और रमेश को तंदूर में धक्का दे देता है।
मनोहर इधर उधर देखने लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और मौका देखते ही वो वहाँ से निकल लेता है। रमेश बेचारा तंदूर से निकलने की खूब कोशिश करता है पर निकल ही नहीं पाता। वो धीरे धीरे तंदूर में जलकर मर ही जाता है। कुछ देर बाद जब सब लोग जा चुके होते हैं और विनोद रमेश को पैसे देने आता है तो उसे रमेश कहीं नहीं दिखता। अरे ये रमेश कहाँ गया? मुझे काफी देर से दिखा भी नहीं। रमेश तो तंदूर में जलकर राख हो चुका होता है और उसकी लाश का भी नामो निशान मिट जाता है। रमेश इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं मनोहर, कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। रमेश का कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन तक जब रमेश घर नहीं आता तो उसकी पत्नी और बेटी को भी उसकी काफी चिंता होने लगती है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं, पर उसका कहीं भी पता नहीं चलता। रमेश के मालिक को भी उसकी चिंता होती है कि अचानक वो फंक्शन से कहाँ गायब हो गया। वो पुलिस में भी कंप्लेंट करता है पर फिर भी रमेश का पता नहीं चलता। मालिक मनोहर को बुलाता है। देखो मनोहर, अब रमेश का तो कुछ पता चला नहीं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया है, तो अब से तंदूर में नान बनाने का काम तुम्हारा है। जी मालिक, मैं अच्छे से काम करूँगा। हाँ। मनोहर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मालिक के वहाँ से जाने के बाद मनोहर तंदूर में नान लगाने लगता है और वहाँ पास में खड़ा रमेश का भूत गुस्से से लाल हो रहा होता है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि मनोहर उसके तंदूर में खाना बना रहा है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे तंदूर में खाना बना रहा है, इसने मुझे इसी तंदूर में जलाकर मार डाला था। मनोहर तंदूर में नान लगाता है और फिर जैसे ही उन्हें बाहर निकालने लगता है और भूत के जादू से सारे नान जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये तो जल गए, पर मैंने तो इतनी देर अंदर नहीं रखे थे, तो फिर ये कैसे जल गए? और बार बार भूत सारे नान जादू से जलाकर काले कर देता है। बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अरे भैया, कितनी देर लगाओगे? हाँ, मुझे देरी हो रही है। बीवी घर पे नान का इंतजार कर रही है। जल्दी से नान पैक करके दो, वरना मैं कहीं और से ले लूं। नहीं, वो बस मैं अभी बनाकर देता हूँ। धीरे धीरे सब ग्राहक बिना खाना लिए ही वापस जाने लगते हैं। 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। ओहो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मनोहर, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। रमेश था तो मेरी कितनी अच्छी कमाई होती थी, पर तुमने तो हद ही कर दी। पर मालिक, वो पता नहीं कैसे। मालिक मनोहर को डांट ही रहा होता है कि वहाँ अचानक शीला आ जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे, मैंने तो पहले ही रमेश को कहा ही था कि जो मदद करनी हो बता देना। खैर, अब जाने वो तो कहाँ चला गया है, पर मैं राधा की शादी में अपने ढाबे के सभी लोगों को वहाँ मदद करने भेज दूंगा। शादी में खाने की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। शीला बड़ी खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे शादी की तैयारी करने लगती है। शादी का दिन भी आ ही जाता है। सब मेहमान आने लगते हैं। पास में खाने के तंदूर लग जाते हैं। शादी में इतने मेहमान आ जाते हैं कि शीला देखकर ही घबरा जाती है कि इतने लोगों का खाना कैसे पूरा पड़ेगा। खाना बनाने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतना सब खाना कैसे बनेगा। पर रमेश के भूत के होते हुए उसकी बेटी की शादी में क्या कमी आ सकती थी? मेरी बेटी की शादी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। यहाँ मेहमान पर मेहमान आ रहे होते हैं और यहाँ रमेश का भूत जादू से नान पर नान निकाल रहा होता है। जैसे ही खाना कम पड़ता, वो जादू से बर्तन को फिर से भर देता। किसी हलवाई को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतना कम खाना होते हुए भी वो पूरा कैसे पड़ रहा है। सारा मैदा खत्म होने के बाद भी नान खत्म नहीं हो रहे। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और आखिर में दोनों परिवार मिलकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही राधा पहला टुकड़ा खाती है, वो भागती हुई तंदूर के पास जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। पापा, आप कहाँ हो? ये नान आपके ही हाथ के हैं, मैं समझ गई हूँ। आप कहाँ हो पापा? मेरे सामने आओ। राधा को रोते देख रमेश का भूत उसके सामने आता है। पहले तो वो भूत को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही भूत उसे ये बताता है कि वो रमेश है, तो राधा ये सुनकर हैरान हो जाती है। इस मनोहर ने मुझे इसी तंदूर में धक्का देकर मार डाला था। क्यों? मनोहर की वजह से तुम्हारी मौत हुई? इसे तो मैं अभी पुलिस को देता हूँ। मालिक पुलिस को फोन करता है और मनोहर को पुलिस ले जाती है। रमेश का बदला भी पूरा हो जाता है और उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है।
रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी। रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्टेशन पर
स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूं? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब लाइए, ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। हाँ? सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों बचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो। हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? दिन में तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों के छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, ये सब मैंने किया है। अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे,
हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।